नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का चैप्टर पहला, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहला आता है, जब चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सबसे पहले है कि हमको रासायनिक अभिक्रिया को समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, मान के चलिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन H2O2। जब ये अभिक्रिया करता है तो बना देता है H2O। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस फॉर्मेट में है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन H2O जो है ये द्रव है, जल है। ये H2O किसका सूत्र है, ये जल का सूत्र है, H2O जल का सूत्र है। क्लियर है। तो अब देखिए, अभी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या बोलिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नए गुण वाला पदार्थ बनाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे उसको हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब इसको हम समझा देंगे। अभी पहले फिलहाल इसको देख लीजिए, ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब इनका भी दो पार्ट होता है। यहाँ देखिए अभिक्रिया क्या हुआ है। अब यहाँ देखिए आप कि H2 ये किस फॉर्मेट में है, गैस में है। O2 किस में है, गैस में है। जब ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, H2O, मतलब इसका सूत्र है ये जल का है। किसका है, जल का। अब आप बताइए कि जल किस फॉर्मेट में है, लिक्विड है, मतलब क्या है, द्रव है ये। ठीक, तो इनका गुण इनके गुण से भिन्न है, अलग हो गया। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया होगा उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर दो तरह का है, एक है अभिक्रिया के बाद वाला पदार्थ और है जो है इधर, ये अभिक्रिया के पहले वाला है। तो देखिए होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है ये दोनों, और लास्ट में जो बना है वो ये बना है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो अभिक्रिया के पहले होता है इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। क्या इसका तो अभिकारक का परिभाषा आप ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और ये जो बचा ये, इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं इसको हम लोग, उत्पाद। क्या कहते हैं हम लोग इसको, उत्पाद कहते हैं। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। फिर से देखिए एक बार, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे इसको, अभिकारक। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब रासायनिक क्रिया अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना था, मतलब क्या जल बना इसमें, तो यही हमारा कहलाएगा उत्पाद। और उत्पाद का दूसरा नाम होता है प्रतिफल भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक बात बताइए, इसको हम मान लीजिए कर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कर्म, और लास्ट में जो मिला तो ये क्या मिला हमको, फल मिला। तो बताइए इसको हम लोग कहेंगे प्रतिफल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ समझिए इनको, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ कह रहा है कि किसी, यहाँ मिसप्रिंट है, दो बार लिखा गया है, किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन होता है। देखिए कोई भी पदार्थ का परिवर्तन जो होगा दो प्रकार से होगा, एक होगा भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा कौन सा परिवर्तन, वो होगा रासायनिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन होगा, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा। तो यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग कि कौन सा परिवर्तन होगा, समझ में नहीं आ रहा है, क्या मारे कुछ भी मार देते हैं। आज हम बता रहे हैं, ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलिएगा आप। ठीक है, एक बार ध्यान से आप देखिए इनको, हम जो बताने जा रहे हैं। देखिए हम अभी बताए आपको कि परिवर्तन जो होगा वो कितना प्रकार का होगा, एक होगा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, एक भौतिक भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा, वो होगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, कैसे याद रखेंगे इसको।
हम एक ट्रिक लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लिख देते हैं मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक। ये ट्रिक याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। अगर कोई पूछेगा आपसे कि ये कौन सी विक्रिया है, उनको मतलब कौन सा परिवर्तन है, तो आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं। देखिए कैसे हम यहाँ लिखे हैं कि मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक। आप इसको 2-3 बार बोल लीजिए मेरे साथ, बोलिए मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक। मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक, मतलब ये होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बता रहे थे मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए कि ये क्या, हम क्या बक रहे हैं कि मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक। देखिए, अगर हम अभिक्रिया कराने के बाद अगर उनको फिर से हम उस अवस्था में ला सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और यदि नहीं ला सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक। उदाहरण हम समझा रहे हैं आपको यहाँ पर, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मिल जाए तो होगा भौतिक, और ना मिले तो क्या हो जाएगा, रासायनिक होगा। इतना बात याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब है हम बोले हैं भौतिक परिवर्तन में, तो ये तो पुनः मिल जाएगा। ये क्या बोले हम, मिल जाए। और रासायनिक में बोले ये ना मिले, ना मिले, ठीक है। देखिए, जैसे हम बोले सब्जी का पकना, सब्जी का पकना, तो आप ही बताइए, जब एक बार कोई सब्जी पक गई है तो क्या उसको हम फिर पुनः कच्चा अवस्था में लाने बोलेंगे तो आप ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। तो ये ना मिले तो दोबारा हमको नहीं न मिल पाया, तो इसलिए ये कौन अभिक्रिया परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इसीलिए हम आपको बोले कि ना मिले तो कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल इसका समझिए आप। अगर मान के चलिए हम कोई भी वस्तु खरीद कर लाए, लोहे की वस्तु, और जब उस पर जंग लग जाता है तो वो वस्तु का भार हल्का हो जाता है, और हमको फिर उसको उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो लोहे पर जंग लगना कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, दूध से क्या बना देते हैं हम लोग, दही, और हम आपको बोले कि दही से दूध बनाइए, तो आप नहीं बना सकते हैं। ये हमको दोबारा नहीं मिल पाया ना, तो इसलिए दूध से दही बनना भी कौन अभिक्रिया हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिए भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे देखिए, बर्फ का पिघलना, बर्फ का क्या होना, पिघलना। अब एक बात बताइए, ये यदि बर्फ है और ये पिघल गया है, तो क्या उसी पानी को हम फ्रिज में रखकर या किसी तरह ठंडा करके क्या उसको हम फिर दोबारा बर्फ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो बताइए, बर्फ को पिघला करके पानी बनाया, या पानी से फिर क्या बना दिए, बर्फ, तो दोबारा मिला या नहीं मिला, मिला। इसलिए इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, ये भौतिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इतना बात याद रखिएगा आप कि मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक, मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ वही सब बात दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ जो हम आपको बता दिए हैं देख लीजिए, यहाँ वही कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है, इस प्रकार परिवर्तन पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता। बोले ना मिले रासायनिक, मिल जाए भौतिक, हो गया खत्म। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन में गुण क्या सब होता है, उनका गुण। सबसे पहला गुण है, पहला गुण क्या है, देखिए पहला गुण है, कह रहा है कि इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। हमें बताए थे उनका गुण परिवर्तन होता है, क्योंकि H ये क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन जब यह अभिक्रिया करता है इसका अवस्था ही चेंज कर दिया। यहाँ गैस था, यहाँ गैस था, यहाँ क्या लिक्विड आ गया, मतलब L आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये किस फॉर्म में आ गया है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, मैनेज कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला इसका गुण याद रखिएगा कि इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम अभी बताए हैं कि मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक, तो बताइए रासायनिक में क्या उसको पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं हम, उसको बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए,
अब कह रहा है कि यह एक अस्थाई परिवर्तन है, बात सही है, और यह एक अस्थाई परिवर्तन है। मान के चलिए अगर हम सब्जी को पका दिए हैं, क्या वो फिर से दोबारा हम उसको कच्चा बना सकते? नहीं, क्योंकि वो अस्थाई बदल चुका है, वो अब होने वाला नहीं है। इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? ये सब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। बात सही है कि यहाँ देखिए ना, हम क्या बोले थे? हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, तो ये दोनों था गैस गैस। अब हमको नया पदार्थ क्या मिलता है? जल मिलता है। तो हाइड्रोजन लिए तो ऑक्सीजन लिए थे, लेकिन हमको नया पदार्थ क्या मिला? हमको जल मिला। तो इसलिए याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कैसे कौन सा पदार्थ मिलता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो बना सकते हैं आराम से। जैसे देखिए, दूध से दही जमना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक होगा। लोहे पर जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। वायु के संपर्क में आने से जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर के रस का किण्वन रासायनिक है। भोजन का पकना, भोजन पक गया कच्चा अवस्था में नहीं ला सकते हैं, रासायनिक होगा। हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है, जब पाचन हो जाएगा तो क्या उसको दोबारा हम लोग फिर से बोलेंगे उसको निकालिए, तो वो आ सकता है? उस अवस्था में नहीं आ सकता है। हम जो श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब हम लोग जो सांस छोड़ते हैं लेते हैं, तो क्या ये दोबारा जो सांस छोड़ दी दोबारा वही सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये सारा परिवर्तन जो होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा? वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? देखिए इधर, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उससे निम्न चिन्हों से पता लगाया जाता है, पहचाना जा सकता है। मतलब उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ? उसकी पहचान बता रहे हैं। देखिए कैसे, रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उसके पदार्थ की अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अभी देखिए ना, आपकी है क्या था? ये गैस था और ये जाकर के बदल के क्या बन गया था? लिक्विड बन गया था। बताइए अवस्था बदला कि नहीं बदला? बदल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, पहला क्या हो जाएगा? इसका पहचान कैसे करेंगे? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा होगा रंग में परिवर्तन। तीसरा होगा गैस का निष्कासन, गैस भी निकलता है इसमें। और चौथा चौथा क्या होगा? ताप में परिवर्तन। ये सारा गुण याद रखिएगा किसका है? रासायनिक परिवर्तन का। किसका गुण है ये? रासायनिक परिवर्तन का ये गुण है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग अभिक्रिया पढ़ना था, अभिक्रिया तो यहाँ पर पढ़े, हम लोग पढ़ लिए हैं। वो हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर समीकरण कैसे करते हैं। कह रहा है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जाता है। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है? मैग्नीशियम को, ये मैग्नीशियम हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये तो इसका भाषा में लिखा हुआ था। ये मैग्नीशियम हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ। जब इसको क्या किए तो जलाए हैं, तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या करा है यहाँ पर? जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो वायु तो हम दे दिए ऑक्सीजन, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया कथन है, परंतु इसे निम्न तरह से लिखा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि हम इसको भाषा में लिखे हैं और इन्हीं को जो ये शॉर्ट टर्म में लिख दिए है समीकरण के रूप में, इसी समीकरण को हम लोग बोलेंगे कौन सा समीकरण? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। कौन सा समीकरण बोलेंगे इसको हम लोग? इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, मतलब कोई भाषा है उसको जब हम लोग समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो इसी समीकरण को हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। यहाँ भाषा में लिखा हुआ था, इसको हम लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसको किसके साथ जलाया? वायु में जलाया, तो वायु की जगह क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिए। और जब ये जला तो क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, तो यहाँ लिख दी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी आपको हम तुरंत बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और जब उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है इसको कहते हैं उत्पाद। और दूसरा नाम इसका क्या बोले थे हम लोग? क्या बोले थे? उसको बोले थे प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? प्रतिफल भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। इस प्रकार के समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका है। अब देखिए यहाँ पर इसको और लिखने का तरीका है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन सूत्र होता है O2, और इसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है ये होता है MgO। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों को
चलिए देखिए, यहाँ रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक समीकरण का यहाँ याद रखिएगा बेसिकली कि जब इसी ये जो भाषा में लिखा हुआ है इसको जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो इस प्रकार के समीकरण को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग अभी पढ़ लिए हैं। अभिकारक, अभिकारक बता ही दिए कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। जैसे ऊपर समीकरण देख लिए हैं, यहाँ पर देखिए, बताइए आप लोग इसमें अभिकारक कौन होगा और प्रतिफल कौन होगा? आप लोग बताइए हमको, जल्दी बताइए, अभिकारक कौन होगा और प्रतिफल कौन होगा? ये बताए थे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा अभिकारक होगा। तो Mg है और जो है O2 है, ये क्या होगा? अभिकारक होगा, ये अभिकारक हो जाएगा। और ये जो MgO बना है ये क्या हो जाएगा? उत्पाद होगा, या नहीं तो इसी को प्रतिफल आप कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? इसी को आप प्रतिफल भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, वही बात है यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने का कुछ तरीका है, उस तरीका को देखिए कैसे लिखा जाता है उसको। देखिए कड़ा है, रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक लिखा जाता है और उसके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है, उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है। जैसे हम देखिए क्या करते हैं, जब लिख रहे थे, जब मान चलिए हाइड्रोजन लिए तो बीच में क्या दिए? प्लस का चिन्ह दिए। फिर क्या लिए? ऑक्सीजन लिए। इसको जब अभिक्रिया कराए हैं तो क्या लिखे हैं? H2O। तो अब बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो सबसे पहले जो अभिक्रिया के पहले लिखा हुआ रहता है ये रहता है अभिकारक, और इसके बीच में प्लस का चिन्ह लिखा हुआ होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद अभिक्रिया देते हैं, अभिक्रिया की जगह क्या देते हैं? तीर का निशान। और उसके बाद जो लिखते हैं उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, और आगे रहेगा तो उसमें प्लस डाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ देखिए Zn जिंक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है ये। और जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो ZnSO4 ये हो गया इसका प्रतिफल, और ये H2 है, प्लस बीच में चिन्ह चिन्ह आ गया यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी उत्पाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह है बाईं ओर, ये दाईं ओर है। तो अभिक्रिया के बाईं ओर जो लिखा हुआ रहेगा उसको कहेंगे अभिकारक, और अभिक्रिया के दाईं ओर जो लिखा हुआ रहेगा उसको कहेंगे उत्पाद। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक और समीकरण आ गया जिसका नाम है कंकाली समीकरण। देखिए इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए एवं तीर के बाईं और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर की परमाणु की संख्या समान नहीं है। मतलब ये हुआ, यहाँ का रहा है कि इस समीकरण के निरीक्षण कीजिए एवं तीर के बाईं और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या गिनिए। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या समान नहीं है। ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु है। बाईं ओर ऑक्सीजन कितने अणु है? 2 अणु है, जबकि दाईं ओर ऑक्सीजन के सिर्फ 1 अणु है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से तो यहाँ देखिए Mg कितना है? 1 है। O2 कितना? ऑक्सीजन कितना है? 2 भाग है। मतलब Mg का कितना भाग है? 1 भाग है। ठीक, मतलब अभिकारक में। और ऑक्सीजन का कितना भाग है? 2 भाग है। लेकिन यही जब प्रतिफल में जाता है तो Mg का तो 1 भाग ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना भाग है? 1 है। तो ये समान नहीं है। इसका जो ये क्या है, इसका जो भाग है वो क्या है? समान नहीं है। इसलिए इस प्रकार का जो समीकरण होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण बोलेंगे हम लोग? कंकाली समीकरण बोलेंगे। मतलब तत्व के अणुओं की संख्या समान नहीं होगा। इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों अणुओं की संख्या समान नहीं होता है, तो उस समीकरण को हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण। यहाँ Mg 1 है, O2 2 है, इधर आके Mg 1 है और O कितना हो गया? 1 हो गया है। इसलिए इसको हम लोग कंकाली समीकरण बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है
तो इस प्रकार असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ क्या था, Mg था अब प्लस O2 था, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो MgO बन गया ना। तो यहाँ देखिए Mg इधर एगो, Mg इधर एगो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दूगो है, इधर ऑक्सीजन एगो है, तो बताइए इससे समीकरण संतुलित नहीं है। अभी आपको हम बताएंगे कि समीकरण संतुलित कैसे करना है, ये बता देंगे अभी। ये समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित का मतलब दोनों साइड बराबर रहना चाहिए प्रत्येक तत्व के अणुओं की संख्या, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, जिस कारण इसको संतुलित समीकरण नहीं, या तो असंतुलित बोलेंगे, और असंतुलित समीकरण को भी हम लोग कंकाली समीकरण कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में समझा देंगे हम बेहतर तरीक़ा से कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।